दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, लोकतंत्र को सही मायने में जीवंत बनाए रखना और लोकतंत्र का ढोंग करना, ये दोनों दो अलग-अलग चीजें हैं। और इन दोनों के बीच मौजूदा दौर का विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र यानी भारत फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। ना सिर्फ सत्ता में बैठे हुए लोगों के कारनामों से, ना सिर्फ विपक्ष में बैठे हुए लोगों की निष्क्रियता से, और ना सिर्फ संस्थानों के अंदर गोदीगिरी की बढ़ती प्रवृत्ति से। कहीं ना कहीं मौजूदा दौर में नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी भी इस रूप में खुद को देख रही है कि कोई कुछ भी हो जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है। उपभोक्तावाद की चाशनी में लपेटा हुआ समाज इस देश के अंदर लोकतंत्र के महापर्व की शुचिता को लेकर भी, चाहे राजनीतिक बिरादरी हो या गैर राजनीतिक बिरादरी हो, हर तरह जिस स्तर की चुप्पी या सांकेतिक विरोध की स्थिति से आगे जाकर कुछ करने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रहा, तो मौजूदा दौर के लोकतंत्र को लोकतंत्र के नाम पर ढोंग ही माना जाए तो इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बिहार का चुनाव आ रहा है और बिहार का चुनाव नवंबर महीने में संपन्न हो जाएगा। सितंबर महीने में आचार संहिता किसी भी समय लग जाएगी। लेकिन बिल्कुल इसी मौके पर मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का जो भारत निर्वाचन आयोग का आदेश है, उस आदेश के बाद जिस तरह की खलबली मची हुई है कि क्या इस देश के अंदर वोटर होने और वोटर नहीं होने को लेकर भी अब सत्ता के कथित इशारे पर चीजें तय की जाएंगी। और मतदाताओं के लिए जहां एडल्ट फ्रेंचाइज की भूमिका यानी वयस्क मताधिकार की भूमिका को भारतीय संविधान ने अंगीकार किया, अब उसके ऊपर जो किसी भी तरह की परिस्थितियों में या किसी भी तरह के आदेश से, डिपार्टमेंटल ऑर्डर से क्या उस चीज को खत्म कर दिया जाएगा, यही अब होता हुआ दिख रहा है। और होता हुआ इस रूप में दिख रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग ने एक आदेश जारी किया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष सघन पुनरीक्षण वोटर लिस्ट का किया जाएगा। और इसमें क्या कहा गया है, हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिहार के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने एक ट्वीट किया है, उनके कार्यालय से ट्वीट हुआ है। और उस ट्वीट में क्या कहा जाता है, विशेष गहन पुनरीक्षण 2025, कोई मतदाता छूटे ना। हाउस टू हाउस सर्वेक्षण 25 जून से 26 जुलाई तक हाउस टू हाउस सर्वेक्षण होगा। ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 1 अगस्त 2025 को किया जाएगा। और दावे एवं आपत्ति दाखिल करने की तारीख अवधि 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच में होगी। और फिर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर 2025 को किया जाएगा। अब ये देख करके तो साफ लगता है कि जब अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर को किया जाएगा, इसका मतलब यह है कि 1 अक्टूबर से पहले आचार संहिता नहीं लगेगी। पिछली बार भी 2020 में 25 सितंबर को आचार संहिता लगी थी और 25 सितंबर को आचार संहिता लगी थी, फिर 10 नवंबर को बिहार में पूरी मतगणना की प्रक्रिया संपन्न हो गई थी। यानी 45 दिनों के अंदर पूरे बिहार का इलेक्शन संपन्न करा लिया गया था, 25 सितंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच। अब 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा, उसके बाद आचार संहिता लगेगी। ठीक बात है। लेकिन वोटर्स के सामने जिस तरह की परिस्थितियां इस पुनरीक्षण के नाम पर पैदा की गई है, असल विवाद की जड़ वो है। और इस विवाद की जड़ को समझने के लिए जरा देखिए क्या क्या चीजें हैं। 3 तरह की शर्तें हैं 3 आयु वर्ग के लोगों के लिए। जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, उनके लिए अपने जन्म का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिनका जन्म 1 जुलाई 87 से 2004 के बीच हुआ है, उन्हें अपना जन्म प्रमाण पत्र के साथ साथ अपने माता या पिता दोनों में से किसी एक का जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और जिनका जन्म 2004 के बाद हुआ है, उन्हें अपने साथ साथ अपने बोथ पेरेंट्स का यानी माता पिता दोनों का जन्म प्रमाण पत्र, जन्म स्थान वगैरह प्रस्तुत करना होगा। अब सवाल उठता है कि जन्म प्रमाण पत्र के लिए इस आदेश में चुनाव आयोग ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को वैधानिक माना है। तो डॉक्यूमेंट्स बताया गया जाता है कि जिनके पास किसी बोर्ड का, किसी यूनिवर्सिटी का कोई सर्टिफिकेट हो जिनमें जन्म तिथि अंकित हो। इसके साथ साथ पासपोर्ट हो। अब पासपोर्ट कितने लोगों के पास है? पूरे बिहार की आबादी में मुझे नहीं लगता कि 3% से ज्यादा लोगों के पास पासपोर्ट होगा।
2-3% से ज्यादा लोगों के पास। तो पासपोर्ट होना अनिवार्य है। पासपोर्ट में जो जन्म तिथि लिखी हुई है उसे चुनाव आयोग वैलिड मानेगा, वैधानिक मानेगा। अब सवाल उठता है कि इस तरह के डॉक्यूमेंट्स में जिसमें जन्म तिथि है उसे वैधानिक मानेंगे, तो फिर आधार कार्ड को क्यों नहीं मानेंगे? इसका सीधा मतलब है कि आधार कार्ड को भारत सरकार एक अनावश्यक दस्तावेज मानती है। भारत का चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार का आयोग इसे एक अनावश्यक और फालतू का दस्तावेज मानता है। और जब इसे फालतू का दस्तावेज मानता है तो आधार कार्ड को वोटर आईडी से जोड़ने का आदेश क्यों दिया गया? क्यों आधार कार्ड को वोटर लिस्ट से जोड़ने को कहा गया? हमारे बीएलओ ने, मेरे बीएलओ ने भी मुझे फोन किया कि आप आधार कार्ड अपना दीजिए, आधार नंबर बताइए, उसे ऐड करना है वोटर आईडी के साथ। अभी 1 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं। अब इसके साथ साथ आधार कार्ड को पैन कार्ड से भी अटैच किया गया। पैन कार्ड जिस किसी व्यक्ति के पास है, सबके पास नहीं है, स्वाभाविक है, जिसके पास है उसमें जन्म तिथि अंकित है। आधार कार्ड करीब करीब सबके पास है, उसमें जन्म तिथि अंकित है, लेकिन उसमें जो जन्म तिथि दी हुई है उसका कोई वैल्यू नहीं। अब 10वीं की मार्कशीट जो है, उस मार्कशीट पर या सर्टिफिकेट पे कहा जाता है कि बिहार बोर्ड में उसमें जन्म तिथि है। अब जो लोग 10वीं पास नहीं है, जो लोग 10वीं पास नहीं है वो अपना कहां से देंगे? मैंने बीएलओ से बात की, कई सारे बीएलओ से बात की बिहार में, जो मेरे परिचित हैं, जानने वाले हैं अलग अलग इलाकों में। सबने कहा कि इतना बड़ा झंझट वाला काम दिया गया है और उसमें कहा गया है कि अगर जन्म तिथि नहीं है, अगर किसी के पास ना तो पासपोर्ट है, नहीं 10वीं की मार्कशीट, यानी 10वीं क्लास तक कोई पढ़ा लिखा नहीं है। तेजस्वी यादव भी नहीं पढ़े हैं, 10वीं से कम पढ़े हैं। बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं खुद जो 10वीं से कम पढ़े हैं। और मतदाताओं की बात करें तो बिहार में आज भी तकरीबन 40 से 50% वोटर ऐसे हैं जो 10वीं क्लास तक नहीं पढ़े हैं। फिर कहां से वो अपने जन्म की तारीख का सत्यापन करेंगे? तो उनके लिए कहा जा रहा है कि कोई ना कोई आवासीय प्रमाण पत्र दिया जाए, और वो आवासीय प्रमाण पत्र 25 जून 2024-2025 के पहले का बना हुआ हो। यानी जब से आदेश आया है उसके बाद लोग आवासीय प्रमाण पत्र भी ना बनवा पाए। अब इस तरह का तुगलकी फरमान लोकतंत्र के महापर्व यानी चुनाव को संपन्न कराने वाली संस्था की तरफ से जारी किया जाए तो कहीं ना कहीं एक सवाल विपक्षी दलों पर भी और विपक्षी गठबंधन पर भी उठते हैं कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे सीधे कह दिया कि हम इसके विरोध में है, नहीं होना चाहिए, और क्या ये कह देने से रुक जाएगा ये मामला? मतलब पूरे देश को लाइन में खड़ा कराना है किसी न किसी बहाने। कभी नोट बदलने के बहाने लाइन में खड़ा करा दें, तो कभी आधार और वोटर आईडी को, तो कभी आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने के बहाने लाइन में खड़ा करा दें, किसी न किसी बहाने। अब जाकर के बिहार में जमीन सर्वे के आधार पर लोग अलग, पूरे बिहार के लोग पिछले कई महीनों से, 1 साल से लगभग, ब्लॉक और अंचल के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, वो अलग लाइन में लगे हुए हैं। अब इसके बाद एक नया सिगुफा छेड़ दिया गया कि लोग लाइन में लगे रहे, अब जाकर के कहीं से अपने जन्म का सत्यापन करा के आए। अब जन्म के तक की तारीख का सत्यापन कराने की बात बिल्कुल चुनाव के मौके पर क्यों की जा रही है? और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें जन्म की तारीखें ही नहीं याद है। जो कह दिया, जो घर वाले लोगों ने बता दिया, उसी आधार पर जन्म की तारीख तय की गई। हमने अपने बचपन में अपने दादाजी लोगों के जनरेशन में खुद सुना है कि पुराने लोग अपने जन्म की तारीख कैसे तय करते थे। तो 1934 में बिहार में भूकंप आया था, बहुत भयानक भूकंप आया था। महात्मा गांधी भी भूकंप पीड़ितों की सेवा के लिए कई महीनों तक बिहार में रहे थे। तो लोग अपनी उम्र पुराने जमाने के लोग बताते थे। अब वो पीढ़ी गुजर गई, इक्के दुक्के लोग बचे होंगे उस पीढ़ी के। तो पुराने लोग बताते थे कि भूकंप में कितने दिनों के थे, उससे अपनी उम्र का लगभग अंदाजा वो करते थे कि किसकी उम्र कितनी हुई है। कोई कहता था कि 34 के भूकंप में 2 साल के थे, कोई कहता था कि नहीं हल्की हल्की याद है 5 साल के थे, कोई कहता था 7 साल के थे। ये बुजुर्ग लोग, लाठी लेकर चलने वाले लोग बताते थे। तो उनके पास जन्म तिथि कहां से आएगी? ये इतना बड़ा बवाल जो बिहार में खड़ा किया गया है बिल्कुल इलेक्शन के समय में, विपक्षी दलों पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो चुनाव में भाग लेने ही क्यों जा रहे हैं? जब इस तरह से चुनाव कराया जा रहा है तो इस चुनाव के ढोंग में हिस्सा लेने की जरूरत ही क्या है? क्या जरूरत है लोकतंत्र के महापर्व के नाम पर ढोंग करने वाली व्यवस्था का हिस्सा बनने का
जिसमें वोटर लिस्ट से बहुत बड़े पैमाने पर नाम काटने के लिए इतनी कड़ी शर्तें लगाई जा रही हो, और जनता का एक बड़ा हिस्सा भी इसे चुपचाप देख रहा है कि कैसे लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए। जन्म की तारीख की पुष्टि कराने के लिए जिसके पास डॉक्यूमेंट है वो अपना डॉक्यूमेंट दे, जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो सरकारी कार्यालयों में जाकर के आवासीय प्रमाण पत्र और दूसरे जन्म प्रमाण पत्र जैसे कागजात भी अब बनवा नहीं सकता, क्योंकि 25 जून से पहले के चाहिए। और अगर बनवाने की इजाजत दे भी दी जाए तो वो बनवाना अपने आप में इतना हेक्टिक काम है, इतना जटिल काम है, क्योंकि हजारों लाखों की संख्या में लोग दफ्तरों में उमड़ पड़ेंगे और फिर वहां भी काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो सीधा सवाल है कि जब चुनाव आयोग में टीएम सेशन के दौर में मतदाता पहचान पत्र की अनिवार्यता की बहाल की गई, वोटर आईडी कार्ड बनवाए गए, तो वोटर आईडी कार्ड भी जिनके पास नहीं है उनके लिए अल्टरनेटिव व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था की गई। और वैकल्पिक व्यवस्था क्या की गई? वैकल्पिक व्यवस्था की गई कि जिनके पास बैंक की पासबुक हो, किसी डिपार्टमेंट का आई कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, पैन कार्ड हो, या कोई भी ऐसा वैधानिक दस्तावेज हो जिससे पुष्टि होती हो कि वोट डालने आया हुआ व्यक्ति वही है जिसका नाम वोटर लिस्ट में है, तो उन सब वैकल्पिक पहचान को वहां पर मान्यता दी गई थी। तो ये सारी परिस्थितियां बनाई गई, लेकिन इस बार जन्म तिथि की पुष्टि कराने वाला जो दस्तावेज का अनिवार्य करना और दस्तावेज के लिए आधार कार्ड को नहीं मानना, पैन कार्ड को नहीं मानना, मौजूदा दौर में ये क्या साबित करता है? ये लोकतंत्र में लोक के ऊपर तंत्र को हावी करने वाली व्यवस्था को जनता के ऊपर थोपने की एक कोशिश है। आखिर किया क्या जा रहा है? किस तरह की परिस्थितियां निर्मित की जा रही है? पासपोर्ट बनवाना है तो आधार कार्ड दीजिए, बैंक में खाता खोलना है तो आधार कार्ड दीजिए, कोविड की वैक्सीन लेनी है तो आधार कार्ड दीजिए, हर जगह आधार कार्ड दीजिए। लेकिन वोटर लिस्ट में सत्यापन के लिए जिसे आधार कार्ड से ऑलरेडी लिंक किया जा चुका है, वहां आधार का नाम हटा दिया जा रहा है कि किसी तरह के जन्म प्रमाण पत्र, जन्म की तारीख के सत्यापन के लिए वो नहीं होगा। ये एक अलग सवाल। और इससे भी बड़ा सवाल, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां देश में सबसे ज्यादा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां साक्षर लोगों की तादाद पूरे देश में सबसे कम है। और ध्यान रखिए, मैं साक्षर की बात कर रहा हूं, उनकी बात नहीं कर रहा जो कम से कम 10वीं पास है और 10वीं की मार्कशीट उनके पास है और वो उनके पास जन्म का एक प्रमाण मौजूद है। साक्षर मतलब जो दस्तखत कर सकता है, अंगूठा नहीं लगाता, बल्कि अंगूठा के बदले वो साइन कर सकता है। तो वो चौथी पास भी हो सकता है, वो दूसरी पास भी हो सकता है, वो 9वीं पास भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों की तादाद बिहार में 50% से कम नहीं है। तो सवाल यह है कि इस तरह की परिस्थितियों को क्यों निर्मित किया गया, और इस मामले को लेकर निश्चित तौर पर जो हालात बन रहे हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक हजारों रिट पिटीशन आपको देखने को मिल सकती है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इस देश में मताधिकार के अधिकार को परिभाषित किया गया है। लीगल राइट्स जरूर है, लेकिन लोकतंत्र में भागीदारी एक मौलिक अधिकार की तरह ही होती है। विधिक अधिकार से कहीं ज्यादा उसका व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो असर होता है। लेकिन उस दृष्टिकोण के ऊपर चुनाव को संपन्न कराने वाली संस्था का तुगलकी फरमान यदि कहर बनकर सामने आए, तो इस देश में सत्ताधारी दल के से तो सवाल पूछना ही मौजूदा दौर में बंद हो चुका है। सत्ताधारी दल से सवाल पूछने पर तो टुकड़े टुकड़े गैंग, खान मार्केट गैंग, देशद्रोही, पता नहीं क्या क्या लोग कह देते हैं। लेकिन सवाल एक इस देश के विपक्षी दलों से बनता है कि विपक्षी दल इस पर सिर्फ सांकेतिक प्रतिरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों तेजस्वी यादव प्रतिरोध कर रहे हैं सांकेतिक रूप से? क्यों कांग्रेस पार्टी से पवन खेड़ा और सुप्रिया सिन्हा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतिश्री कर ले रहे हैं? इस पर सड़क पर नहीं उतरना, जनता के द्वारा सड़क पर नहीं उतरना, न्यायपालिका के द्वारा भी अब तक इस मुद्दे पर 4 दिन हो गए, अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं देना, ये सब इस बात का द्योतक है कि मौजूदा दौर में सत्ता के अंदर और इस देश में लोकतंत्र के अंदर कुछ ऐसी खामियां व्याप्त हो चुकी है जिसको लेकर सिविल सोसाइटी भी 1.5 GB डेटा खत्म कर रहे हैं, और 1.5 GB डेटा, 5 किलो राशन, इसी में पूरी सोसाइटी
पूरी तरह से मगन है। देश में क्या हो रहा है, उनके राइट्स के साथ क्या हो रहा है, इसको लेकर कहीं कोई चर्चा नहीं कर रहा। और ये ध्यान रखिए, मामला सिर्फ बिहार का नहीं है, बिहार के बाहर भी चुनाव होने हैं, चुनाव मध्य प्रदेश में भी होने हैं, चुनाव उत्तर प्रदेश में भी होने हैं, चुनाव बंगाल और तमिलनाडु में भी होने हैं। ममता बनर्जी ने भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दक्षिण के राज्यों से भी आवाजें उठ रही है, लेकिन वो आवाज कल सोमवार है। क्या ये आवाज जंतर मंतर पर भी गूंजेगी? क्या ये आवाज सर्वोच्च न्यायालय तक भी पहुंचेगी? और क्या इन सब से आगे बढ़ करके देखें तो बिल्कुल चुनाव के वक्त इस तरह का पुनरीक्षण कराने की बातें किस रूप में लोगों के सामने जाएंगी? किस तरह से ये लोकतंत्र का गला घोंटने की साजिशों की तरह प्रतीत होता जा रहा है? वोटर्स के बिना लोकतंत्र में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने की प्रथा को कमजोर करने के साथ साथ यदि लोकतंत्र को चलाने की कोशिशें होती है तो इसे ढोंग से ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। और लोकतंत्र में जब तक गरीब, अक्षम, लाचार और बेबस लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तब तक लोकतंत्र की बातें करना खुद को मुगालते में रखने जैसी बात है। लेकिन यहां तो लोगों को बेबस और लाचार बनाने की पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। कहा जा रहा है 2003 में हुआ था पुनरीक्षण, तो क्या 2003 के पुनरीक्षण में लोगों को जन्म प्रमाण पत्र देने को कहा गया था? क्या अपने साथ साथ अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र देने को कहा गया था? इस तरह की चीजें तो 2003 के वोटर पुनरीक्षण में नहीं हुई थी। फिर अब क्यों ये नौबत आ गई है बिहार चुनाव में? ये समझ से परे है और कहीं ना कहीं ये लगता है कि सत्ता का पिट्ठू जिस तरह से संवैधानिक संस्थानों को बनाने की कोशिशें हैं और विपक्ष जो आरोप लगाता है वो आरोप अब सत्यता के करीब जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। आने वाले वक्त में देखते हैं कि नीतीश कुमार क्या इस पर विरोध करते हैं या नहीं, अखिलेश यादव विरोध करते हैं या नहीं, लेफ्ट के लोग विरोध करते हैं या नहीं, और राहुल गांधी से लेकर तमाम लोग इस मुद्दे को लेकर न्यायपालिका तक जाते हैं या नहीं। आज भी इस बात की तो पक्के तौर पर गारंटी ली जा सकती है कि कल को यदि विपक्ष चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दे तो चुनाव आयोग घुटनों पर आ जाएगा और ये फरमान उसे वापस लेना पड़ेगा। लेकिन आश्चर्य तो यही है कि विपक्ष ने अब तक बिहार चुनाव के बहिष्कार का ऐलान क्यों नहीं किया है। इस तरह से चुनाव में जाने से कहीं ज्यादा बेहतर है चुनाव बहिष्कार का ऐलान करना। और चुनाव बहिष्कार भी लोकतंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है। कई बार राजनीतिक दलों ने चुनाव बहिष्कार किया है। 1996 में जब जम्मू कश्मीर का लोकसभा चुनाव था तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव बहिष्कार किया था। 1992 में जब पंजाब का चुनाव हुआ, लंबे समय के बाद पंजाब का चुनाव हुआ, तो अकाली दल के एक हिस्से ने चुनाव का बहिष्कार किया। कई बार ऐसा हुआ है कि चुनाव का कई सारे दलों ने बहिष्कार किया है। लेकिन आज के समय में यदि विपक्षी दल इस फरमान पर सिर्फ चुपचाप निवेदन प्रतिवेदन की जो स्थिति है उस निवेदन प्रतिवेदन की स्थिति में बने रहकर सांकेतिक विरोध की हद तक जाते हैं तो लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा खराब बात नहीं हो सकती, क्योंकि मतदाताओं की भागीदारी पर किसी भी तरह का कोई भी फरमान इस देश के मूल अधिकारों पर, इस देश के नागरिक अधिकारों पर और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र के अस्तित्व के ऊपर सवाल खड़ा करता है। और इस तरह के सवाल यदि खड़े हो रहे हैं तो एक उंगली सत्ता पक्ष की तरफ जाती है तो दूसरी उंगली विपक्ष की तरफ भी जाती है। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। फिलहाल तो स्थितियां बहुत ही जटिल दिखाई दे रही है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।